हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 सालों के क्वेश्चन लाए हुए हैं, जैसे कि 2013 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन है। तो इसमें प्राचीन इतिहास यानी जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आए रहेंगे उन सबको यहाँ पर लाया गया है। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना कितना जरूरी होता है। तो मेरा नाम है रोशन। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले 2022 के क्वेश्चन से। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया था, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति गुलाम हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि कोई दासी अपने स्वामी को पुत्र उत्पन्न करती थी तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र थी। तीसरा है, यदि किसी दासी से जन्मे पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र की कानूनी स्थिति का हकदार होता था। तो बताना था इसमें से कौन से कथन सही है। तो आगे देखिए, ऑप्शन देखिए, ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही होगा। केवल एक या दो, दो या तीन, एक और तीन, या तीनों। तो ऑप्शन तीन, इसमें तीनों सही है, कथन तीनों सही कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्म विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है आर्य आर्यदेव, जैन विद्वान, दिग्नाना बौद्ध विद्वान, और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो उपयुक्त कथनों में से बताना है कितने जोड़े सुमेलित है। तो देखिए, इसमें दो सुमेलित है। ठीक है, दो जोड़े। ऐसे फिर 2021 क्वेश्चन आता है। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी पहुंचाकर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है धौलावीरा। ठीक है, देखिए 2000 ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में। उसके बाद क्वेश्चन है, गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी भारत में सत्ता पर काबिज था। तो देखिए, इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 स्टेटमेंट है। मगध के गुप्त, मालवा के परमार, और थानेसार के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन, और देखिए इसमें कितने युग्म सही हैं, मतलब कौन कौन से हैं। तो 1, 3, 4, 6 अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहला है, तीसरा है, और चौथा है, और छठवां है। मगध के गुप्त, थानेसार के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, और वल्लभी के मैत्रक। तो देखिए, प्राचीन हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा। फिर देखिए, उसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मितक्षरा उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून था और दया भागा निचली जातियों के लिए नागरिक कानून था। दूसरा ऑप्शन था, मिताक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते हैं, और जबकि दया भागा प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मिताक्षरा प्रणाली एक परिवार के केवल पुरुष सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है, और जबकि दया भागा प्रणाली एक परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो अब बताना है ऑप्शन में कि कौन सा कथन इसमें सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें जो केवल दो कथन था, ये केवल दो कथन सही है। मिताक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते थे। ठीक है, किसमें, मिताक्षरा में। और जबकि दया भाग प्रणाली में पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र की संपत्ति पर अधिकार होता था, पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था, मतलब पिता की जब मृत्यु होगी तब। ये किसमें होता था, तो ये दया भाग। और मिताक्षरा में जीवन काल उनका रहता था तभी पुत्र अधिकार कर सकता था, और बाकी दोनों कथन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। तो ये है नाटककार। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में आमतौर पर उल्लेखित हुंडी की प्रकृति परिभाषित करती है। हुंडी, तो हुंडी देखिए एक विनिमय पत्र होता है, विनिमय बिल का पत्र, यानी लेन देन का पत्र, हुंडी जिसको बोलते हैं। और अगर आप देखे होंगे तो इसको विनिमय पत्र ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी थी। तो देखिए सलाह क्या दिया गया था, जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण अपने ही संप्रदाय की महिमा करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या दूसरे संप्रदायों पर दोष लगाता है, वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर चोट पहुंचाता है। तो यह कौन कहा था, तो यह अशोक ने कहा था।
प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश की अवधि के संदर्भ में घंटसाला घंटसाला कंडूरा और चौल शहर होगा किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 2019 क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन कैसे पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। तो यह सौरागढ़ नहीं है, चंदहुजुरो था, कोटदीदी का और देसलपुर था। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको याद रहेगा, ये वैसे नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे हुआ दूसरा वाला, गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन श्रम यानी कि वेष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शन और भी देख लेते हैं पहले। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा चुकाए जाने वाला एक प्रकार का कर था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कठियावाड़ क्षेत्रों में पूरी तरह से अनुपस्थित था। मजबूर मजदूर साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था और मजदूर के सबसे बड़े बेटे को मजदूर, यहाँ पे मजबूर नहीं होगा, या मजदूरी होगा और यहाँ पे डैश लगेगा, मजदूर के रूप में भेजा गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा चुकाए जाने वाला एक प्रकार का कर था। अब 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध जिसका दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? तो यह है मैत्रेय। ऑप्शन सी में बोला गया, मैत्रेय में बोला गया है। उसके बाद 2017 में क्वेश्चन आया था, ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए स्टेटमेंट दिया गया, 3 स्टेटमेंट। ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में मेल कोट और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनका उपयोग करने का कोई सबूत नहीं छोड़ा। दूसरा है, ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर होगा, इस जानवर के बारे में जानकारी होने का कोई प्रमाण नहीं है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए 1 और 3 कथन सही है। देखिए अब ये इसमें तो केवल एक ही होना चाहिए था, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ प्रमाण सामने आए हैं कि सिंधु घाटी में भी इसके जो जानवर है, कौन सा जानवर, घोड़ा का जो घोड़ा है उसके कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ था उस हिसाब से क्वेश्चन 1 और 3 माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में देखेंगे। 2016 में क्वेश्चन पूछा था, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो यह है मालविकाग्नि मित्र। चलिए आप लोग बताइए कि ये पुस्तक कौन लिखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अवधि है, यहाँ पर विवरण है। एरी पट्टी, तो ये भूमि जिसका राजस्व गांव के तालाब के रखरखाव के लिए अलग रखा गया था। गांव एक ही ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दान देते थे। ये मतलब ये तुनियर के लिए था। और घाटी कास, तो ये काले आमतौर पर मंदिरों से जुड़े हुए थे होते हैं। तो बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें देखिए 1 और 3 सुमेलित है, एरीपट्टी और घाटी कास का, तुनियर नहीं सुमेलित है। उसके बाद क्वेश्चन 2015 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध, कौन सा जुड़ा था? तो देखेंगे यहाँ पर तो कौशल और मगध था, अवंती गंधार का तो नाम नहीं था कहीं पर। ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो देखेंगे यहाँ पर कौशल है और मगध है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2015 में। वैसे ही सेम क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आप देखेंगे तो 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो अगर आप देखे होंगे क्वेश्चन पहले उसमें तो समझ गए होंगे, कौशल और मगध जुड़े हुए थे, अवंती और गंधार नहीं थे। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। उसके बाद देखिए लास्ट बचता है 2013 क्वेश्चन। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता दर्शाता है? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का उपयोग किया। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें केवल 2 कथन सही है। तो आप देखे होंगे कि वे नर और मादा यानी कि पशुपति का पूजा करते थे और महिलाओं में योनि की पूजा होती थी, तो इसमें ये कथन सही हो गया। लेकिन उसके पास विशाल महल और मंदिर नहीं थे, वो कहाँ मंदिरों में पूजा करते थे, ये थे नहीं। और घोड़े की बात कर रहे हैं तो घोड़े खींचे जाने वाले रथ की बात हो रही है, तो घोड़े के तो मिला ही नहीं है।
ठीक है, तो घोड़ा उसमें नहीं था, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें केवल दो हो जाएगा। ऑप्शन में भी देखेंगे केवल दो। तो बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो देखिए हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, और जिस प्रकार से आज क्वेश्चन लाया गया है उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पर भी क्वेश्चन लाया जाएगा। अलग अलग विषयों पर अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाया जाएगा, जिस जिस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप भी एंशियंट हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या जिस प्रकार से ये पूछा गया है उसी से पढ़ाई कर रहे हैं? अगर वैसे ही है तो सही है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।